सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं रुबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यापार। मशरिक़ वस्ता में जारी कशीदगी ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया में कई मईशतों को बहुत ज़्यादा डेंट लगाया, बड़ा नुकसान पहुंचाया और पाकिस्तान की मईशत भी इस वक्त बहुत ज़्यादा प्रेशर में दिखाई दे रही है। अब एक फेज़ है पिछले एक महीने का, जब ये जंग शुरू हुई, जब ये हालात शुरू हुए, उसके बाद जो नुकसान या खसारे की कैफियत है। और एक फेज़ इससे पहले का है जब हमारी इकॉनमी ऑलरेडी थोड़ा स्लो डाउन होना शुरू हो गई थी। मैक्रो इंडिकेटर्स गो के अंडर कंट्रोल थे, लेकिन हमने देखा कि हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ रही थी। जो हमने टारगेट सेट किए थे वहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा मुश्किलात थी। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हमारी बहुत ज़्यादा नहीं आ रही थी। महंगाई अगरचे हमारी कंट्रोल में थी, लेकिन उसका भी एक ट्रिकल डाउन इफेक्ट, लोगों तक पहुँचता हुआ इफेक्ट हमें फौरी तौर पर महसूस नहीं हो रहा था। IMF प्रोग्राम में हम हैं, क्या ये हमारा आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, या अब जो माहौल बन चुका है पिछले एक महीने से, तो अब हमें एक और प्रोग्राम की तरफ जाना पड़ेगा। चूँकि जो रिलीफ हम इंडस्ट्री को या अपने लोगों को देना चाहते हैं वो देना इतना आसान नहीं है। उसका फिस्कल स्पेस क्रिएट करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। जो ऑस्टेरिटी मेजर्स गवर्नमेंट ने उठाए हैं, इनका सिलसिला कब तक चलता रहेगा और आगे अब क्या स्ट्रेटजी होगी इस नुकसान को पूरा करने के लिए। चूँकि अगर यही सूरत हाल रही और आलमी तौर पर तेल की कीमतें इसी तरह से बढ़ती रहीं या इसी रेंज में रहीं, तो पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। हालात यही रहे तो पाकिस्तान की रेमिटेंसेस पर बहुत ज़्यादा असर पड़ सकता है, जो कि हमारे करंट अकाउंट को, जो हमारे ट्रेड डेफिसिट को खासी हद तक कवर अप करती हैं। तो अब सूरत हाल किस जानिब जा रही है और इसका हल क्या है, गवर्नमेंट आगे क्या करने लगी है, कितना रिलीफ इंडस्ट्री को या पब्लिक को मिलेगा और कितना बोझ अब उन पर डाला जा सकता है। मजीद इस पर हम बात करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर के हमारे साथ मौजूद हैं। कैसर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला है। जो मौजूदा हालात एक महीने में पैदा हुए हैं, इनसे अब आगे क्या वे आउट आपको नज़र आ रहा है? आगे हुकूमत की क्या स्ट्रेटजी होनी है? जो अब तक रिलीफ पब्लिक को दिया गया है, इंडस्ट्री को दिया गया है, वो इत्मीनान बख्श है आपकी नज़र में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह आपने बयान किया, इसमें तो कोई शक नहीं है कि इस जंग से पूरा खित्ता लपेट में है और पाकिस्तान को भी बहुत ज़्यादा असर हुआ है। क्योंकि सबसे पहले तो हमारी एनर्जी प्राइसेस हैं वो बढ़ गई हैं काफ़ी। और क्योंकि देखिए ना, आज अगर जो ब्रेंट था तकरीबन $65-70, वो आज $100 के करीब हो गया। तो उससे हमारी जो, जिस तरह आपने कहा कि जो इंपोर्ट बिल है वो बहुत बढ़ रहा है और फिर महंगाई, हर एक ये जो तवानाई है उसका तो हर एक चीज़ पे असर पड़ता है। रॉ मटेरियल तेज़ हो रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि इसमें जंगों में और जो भी ये क्राइसिस होते हैं, इसमें एक अपॉर्चुनिटीज़ भी क्रिएट होती है। तो हम महसूस कर रहे हैं कि ये हमारा बॉर्डर है ईरान के साथ, हमारा हमसाया और पड़ोसी मुल्क है। तो यहाँ से हमारी टोटल ट्रेड सैंक्शन की वजह से, अमेरिकन सैंक्शन की वजह से टोटल ट्रेड इफ़ेक्ट हो रही थी और हमारी कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट वहाँ ईरान के साथ नहीं थी। और ना ही हम उनके एनर्जी रॉ मटेरियल्स की जो सस्ते प्रोवाइड हो सकते थे वो हासिल करते थे, ना हमारी अपनी एक्सपोर्ट ईरान की तरफ, जो कि क्योंकि सबसे ज़्यादा खित्ते में ट्रेड होती है। तो ये सैंक्शन की वजह से बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। मैं ये समझ रहा हूँ कि जंग जब बंद होगी तो सबसे पहली कंडीशन यही होगी कि ईरान पे जो सैंक्शंस है उसको अमेरिका को हटानी पड़ेगी। और उससे जो अभी मौजूदा तकालीफ हैं अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रही है। और ये जो खलीज के ममालिक है उनमें भी जो सूरत हाल बन रही है, उनमें काफ़ी उनको वहाँ से जो खिला पैदा हो रहा है वहाँ के बिज़नेस का, और वहाँ से तो वो भी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ का हमें फ़ायदा होगा। ये ठीक है कि हमारी बहुत बड़ी रेमिटेंस उन इलाकों से आती है और उसमें हमारे जो पाकिस्तानी वहाँ पे रोज़गार की तलाश में गए हुए हैं, तो वो उनके ऊपर इम्पेक्ट होगा और हमारी रेमिटेंस में फ़र्क पड़ सकता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान इस पूरे खित्ते का, इस पूरे इलाके का एक स्टेबल कंट्री बन के इमर्ज हुआ है। और पाकिस्तान में
अब जो इन्वेस्टमेंट होगी वो लोग करेंगे, बजाय कि गल्फ़ के ममालिक में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की। अब ज़्यादा सेफ होगा और ज़्यादा बेहतर लुक्रेटिव होगा कि पाकिस्तान में सरमायाकारी होगी। मैं तो पहले ही उन लोगों से कहता रहा हूँ, मेरे जो कोलीग, मेरे बिजनेसमैन, मेरे तल्लक वाले जो भी जाते थे। तो कैसा साहब, ये आप कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट अब पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएगी, लेकिन इससे पहले हमने देखा इस जो फिस्कल ईयर के 8 माह गुजरे हैं उसमें भी बड़े लोअर इस वक्त फिगर्स हैं इन्वेस्टमेंट के। कोई 1.20 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट आई है और पिछले भी 20-25 साल का एवरेज 2 अरब डॉलर से ज़्यादा होता ही नहीं है पाकिस्तान का। तो ये कैसे इस साल मुमकिन हो सकेगा, या आगे आपको ये उम्मीद है कि अब इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगी? जी, मैं ये आपसे जिक्र कर रहा था कि क्योंकि पाकिस्तान खित्ते में एक बड़ा स्टेबल कंट्री, जिसका देखिए ना, ये हमारा मुल्क इस तरह नहीं है कि कोई हमारे ऊपर हमने तो इंडिया के साथ बड़ी कामयाबी से उनको कन्फ्रंट किया है जब उन्होंने पाकिस्तान पे एस्केलेशन की। तो पाकिस्तान एक एमर्ज हुआ है खित्ते में स्टेबल कंट्री, और पाकिस्तान में जो बॉटम लाइन है वो भी बहुत अच्छी है। तो पहले तो यही जो खदशात थे ना पाकिस्तान के बारे में, वो दूर हो रहे हैं। हमारे अंदरूनी खलफशार भी काफ़ी हद तक कंट्रोल में हैं। तो मैं ये समझता हूँ, जब ये एक तो ईरान के साथ उनकी अगर सेंक्शन ख़त्म तो पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा कि ऑयल प्राइसेस जो है वो स्टेबल हो जाएंगी, हमारी एनर्जी की कास्ट कम हो जाएगी, और वही एनर्जी होती है जो मेन इंडस्ट्री की बूस्ट के लिए और उसके प्रॉफिटेबिलिटी के लिए होती है। तो हमारी बॉटम लाइन जो है वो पहले ही अच्छी है। हाँ, अलबत्ता कुछ ना कुछ हमें टैक्सेशन जो है वो डैमेज कर रही है, लेकिन उसको भी हम बेहतर करेंगे। और मैं ये समझता हूँ खित्ते के बाकी ममालिक में जो इन्वेस्टमेंट जा रही है, अब उनके ज़्यादा हमारे यहाँ अपॉर्चुनिटी बनेगी और लोगों को अट्रैक्शन होगी पाकिस्तान की मार्केट में, और यही अपॉर्चुनिटीज निकल रही हैं। जो कि जंग हो रही है, जंग तो सबके लिए तकलीफ दे है, हमारे लिए बहुत ज़्यादा तकलीफ दे है, हमें भी वक्ती तौर पे इसकी बहुत मुश्किलात हो रही हैं। मैं ये देख रहा हूँ लेकिन कि पाकिस्तान में आइंदा जो फ्यूचर है, इसी जंग से अपॉर्चुनिटीज निकलेंगी और इससे काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। ये सही आप कह रहे हैं कि अभी तक तो इतनी डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आ रही, लेकिन दिलचस्पी बहुत ज़्यादा दिखाई जा रही है, पर्टिकुलर चाइनीज़ कंपनीज में जो कि मिनरल्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, और वो हमने उनकी सिक्योरिटी के इंतज़ाम बहुत बेहतर किए हैं। और पाकिस्तान में हमने जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में जितने रेगुलेशंस थे उनको ठीक किया है। जो हमारे यहाँ मुख्तलिफ पाबंदियाँ, इजाज़तें लेनी और परमिट हैं, वो हमने बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, वो हमने पर्टिकुलरली प्राइम मिनिस्टर साहब की ख़ास तौर पे डायरेक्शन पे हमने उसको बेहतर किया है। और ये इसको IMF भी सराह रही है, इसको वर्ल्ड बैंक भी सराह रहा है, इसको हमारी रेटिंग कंपनीज भी बेहतर कह रही हैं कि हम तो और फैसिलिटेशन की तरफ जा रहे हैं। हमने जो हमारे स्पेशल इन्वेस्टमेंट जोन्स हैं वो उसमें बहुत अपॉर्चुनिटी है, और हमने वो स्पेशल जोन्स तैयार किए ताकि उसमें किसी किस्म का कोई टैक्स नहीं है, और अगर मशीनरी जो आएगी उस पर भी कोई ड्यूटी वगैरह नहीं है। तो ये एक बेहतर टर्म्स पे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और मैं ये महसूस करता हूँ कि अगरचे अभी तक आप दुरुस्त कह रहे हैं फिगर्स, लेकिन इसको बहुत बेहतर मैं देख रहा हूँ आने वाले दिनों में। और कैसा अब ये आप अपॉर्चुनिटी की बात कर रहे हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी क्या ईरान से ऑयल लेने की सूरत में भी हो सकती है, ऑयल इंपोर्ट करने की सूरत में, जो कि पाकिस्तान के ऊपर जो इंपोर्ट का सबसे बड़ा बोझ है वो ऑयल के बिल की सूरत में ही है। इससे ट्रेड डेफिसिट भी हमारा बहुत ज़्यादा हो जाता है, इससे हमारा करंट अकाउंट भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो ये बहुत इतना ही आसान, इतना ही सिंपल होगा ऑयल लेना, जिस तरह इस वक्त आप बयान फरमा रहे हैं? यही मैं समझता हूँ कि सबसे पहली कंडीशन ही ईरान की यही है, और अमेरिका को ये तो उनको करना ही पड़ेगा जो अभी तक सैंक्शन लगाई हुई है। और हमारा पड़ोसी मुल्क है, हमें सबसे ज़्यादा एडवांटेज उनके ऑयल में, उनकी केमिकल, पेट्रोकेमिकल के पूरे प्रोडक्ट्स में जो बेनिफिट होगा। और इसी तरह हम उनको राइस एक्सपोर्ट करते हैं बहुत। ये तमाम सैंक्शन की वजह से हमारा बासमती राइस, उनकी बहुत बड़ी मार्केट है ईरान में, और एग्रीकल्चर में हमारी जो प्रोडक्ट्स हैं उनका काफ़ी एक्सपोर्ट हो सकती है, वहाँ से इन्वेस्टमेंट आ सकती है पाकिस्तान में। तो मैं ये महसूस करता हूँ कि इस जंग के इख्तिताम, अल्लाह करे जल्द इख्तिताम हो, ज़्यादा जंग आगे ना बढ़े। तो इसमें इस वक्त तो तकालीफ हैं,
लेकिन आने वाले दिनों में मैं पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ देख रहा हूँ। सही। और कैसा ये जो इन्फ्लेशन रेट इस वक्त हमारा अंडर कंट्रोल हो रहा है, जो कि पहले बहुत हद तक कंट्रोल में था, इंटरेस्ट रेट को हम सोच रहे थे कि ये कम हो जाएगा, लेकिन अब इसका कम होना बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा है। तो ये वाले फैक्टर्स जो हमारी मईशत पर असरअंदाज हो रहे हैं, इनकी रिकवरी फिर कैसे होगी? ये सही आप कह रहे हैं, इस वक्त तो जंग हो रही है ना, जैसे ही जंग बंद होगी, और मैं समझता हूँ कि 1 हफ्ता 10 दिन में, मेरे अपने ख्याल में इससे ज़्यादा जंग नहीं जारी रह सकती, क्योंकि अमेरिका और ईरान दोनों ममालिक को इससे कोई फ़ायदा नहीं पहुंच रहा ना। तो हर कोई, ये ठीक है ईरान पे तो एक नाजायज़ हमला हुए है, और हमारा पड़ोसी मुल्क भी है, और हम महसूस करते हैं पाकिस्तान भी कोशिश कर रहा है कि अपने तमाम जो हमारे सफारती भी राब्ते हैं उससे करके हम इन ममालिक में जंग की जल्द से जल्द इख्तिताम की तरफ कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त तो तकालीफ हैं, लेकिन मैं तो यही कह रहा हूँ कि हर क्राइसिस में अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ हमारे लिए खित्ते में, क्योंकि जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं उनमें जो इन्वेस्टमेंट की थी, काफ़ी पाकिस्तानी जाके वहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे, और वो अब रुक जाएंगे। और वो जो वहाँ इन्वेस्टमेंट हुई है पाकिस्तान की ओवरसीज, हमारे पाकिस्तान से बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है, क्योंकि वहाँ पे टैक्स नहीं था, और उन लोगों ने जो यहाँ टैक्स नहीं पे किया, उनमें से ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वहाँ हुई, तो उनको वापस भी आना पड़ेगा, और नई इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल उन इलाकों में पाकिस्तान से नहीं जाएगी। पाकिस्तान के अंदर बॉटम लाइन बेहतर है और रिज़ल्ट अच्छे हैं, तो इन सारी चीज़ों से हमारी रोज़गार होगा, क्रिएट होगा, और हमारे इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ होगी। पाकिस्तान तो बहुत बड़ा मुल्क है, और इलाके में ये अंदाज़ा हो गया है कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है, पाकिस्तान एक स्टेबल कंट्री है, और इसी वजह से दुनिया की तवज्जो अब पाकिस्तान की तरफ है। सही। और कैसा इंडस्ट्री को अब कैसे और कितना रिलीफ मिलना चाहिए, चूँकि आपका भी ताल्लुक बिजनेस कम्युनिटी से ही है, आप उनकी भी रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप कैबिनेट का भी पार्ट हैं, तो अब ये इंडस्ट्री को अभी थोड़े अर्से पहले ही एक पैकेज अनाउंस हुआ था, लेकिन अब इन हालात में तो वो भी नाकाफ़ी हो जाएगा। किनके रिलीफ की बात कर रहे हैं आप? इंडस्ट्री जो हमारी है इस वक्त, हमारी इंडस्ट्री को अब कितना रिलीफ चाहिए होगा, और उसका मैकेनिज्म क्या होगा, कैसे अब उन तक रिलीफ पहुंचाया जाएगा? जी, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इंडस्ट्री हमारे इस वक्त मसाइल का शिकार है, और उसी को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारी जो ये कास्ट बढ़ रही है ना, तो इससे तो रॉ मटेरियल आजकल आना बंद हो गया है, तो ये तमाम हमारा मैं ये महसूस करता हूँ कि ये वक्ती है, और ये जल्द ही इसका ख़ात्मा होगा। इस वक्त तो हमारी महंगाई में इजाफे का एहतमाल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हालात जल्द ही बेहतर होंगे। ये जंग ज़्यादा अरसा रह नहीं सकती, क्योंकि इससे पूरी दुनिया जो है वो मसाइल का शिकार हो गई है, और पर्टिकुलरली ये स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने से पूरा इलाके में एक बहुत तकालीफ हैं, जो कि हर सूरत में एमिकेबली सेटलमेंट के बाद ही, जंग के ख़ात्मे के बाद ही उसका सॉर्ट आउट किया जा सकता है, और ये ज़रूरत है। अमेरिका को भी ये महसूस हो रहा है कि जो एनर्जी प्राइसेस बढ़ी हैं, और इनसे तो उसके भी सारे दोस्त ममालिक में भी और खलीज के ममालिक को भी काफ़ी मसाइल है। ये अभी तो सही आप कह रहे हैं कि इस वक्त वक्ती तौर पे तो हमारी मुश्किलात हैं, जिसका हम पूरा हमारी हुकूमत पूरे मेहनत से और तवज्जो से उसको निपट रही है, लेकिन ये इंशाअल्लाह ये जल्द ही ये जंग ख़त्म होगी, और इससे पाकिस्तान में काफ़ी हर किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ निकलेंगी। और कैसे साहब, हम IMF प्रोग्राम में हैं, वो भी अब थोड़े अरसे के बाद, साल 1.5 साल बाद ख़त्म होने वाला है। उम्मीद ये थी कि ये आखिरी IMF प्रोग्राम होगा, लेकिन जो अब नुकसान हमारी इकॉनमी को हो चुका है, तो क्या हमें एक और IMF प्रोग्राम की ज़रूरत पड़ेगी, या हम मैनेज कर सकेंगे अगले 1.5 साल के IMF के प्रोग्राम से अब हम बाहर निकल आएँ? हमारी कोशिश तो ये है हुकूमत की कि IMF प्रोग्राम ये आखिरी प्रोग्राम हो, लेकिन तो आपको पहले पता है कि हम 25-26 बार तो पहले IMF के प्रोग्राम में जा चुके हैं। इसके लिए हमें अपनी बेल्ट्स को टाइटन करना पड़ेगा, हमें काफ़ी और सख्तियाँ होंगी, और इसमें मुश्किलात आएंगी। अब ये देखते हैं, अगर हमारा करंट अकाउंट लास्ट ईयर तो पॉजिटिव था, पहली बार 14 साल बाद हमारा करंट अकाउंट मुस्बत रहा। अगर हमारा करंट अकाउंट मुस्बत रहा इस साल भी और अगले साल, तो फिर हमारे पास काफ़ी तवक्को है कि हम IMF को खैरबाद कर दें।
तो कैसे साहब, ये जो जिस तरह अभी हमारा इंपोर्ट बिल बढ़ रहा है, जिस तरह ऑयल प्राइसेस बढ़ चुकी हैं, तो हम कैसे हमारा करंट अकाउंट ये पॉजिटिव रह सकेगा? क्योंकि एक्सपोर्ट हमारी बहुत मुतासिर हो रही हैं, इंपोर्ट्स हमारी बढ़ती जा रही हैं, तो ऐसे हाल, और जब रेमिटेंसेस भी हमारी अब कम हो जाएंगी आगे, तो ऐसे हालात में ये मैनेज करना कैसे मुमकिन हो पाएगा? ये मुश्किल है इस वक्त हालात पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमारी रेमिटेंस हर महीने बढ़ रही है और पिछले महीने हमने फरवरी में एक रिकॉर्ड रेमिटेंस हुई जो कभी इससे पहले वसूल, हर महीने उसमें इजाफा हो रहा है। हमारी एक्सपोर्ट में तो कमी हुई है और इंपोर्ट भी थोड़ी बड़ी है, और इस साल पिछले साल की निस्बत हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड में फ़र्क आया है। लेकिन मैं ये महसूस करता हूँ कि हमारी रेमिटेंस भी हर महीने हर वक्त बढ़ रही हैं पिछले सालों से, और काफ़ी पाकिस्तान में क्योंकि सरमायाकारी की अपॉर्चुनिटी है तो हर किस्म की रेमिटेंस भी यहाँ आ रही है, और इस वक्त वक्ती तौर पे तो प्रॉब्लम है, लेकिन उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं पूरी तौर पे। तो कैसे साहब, अब ये हालात इतने मुश्किल हैं और अब 2-2.5 महीने बाद बजट भी अनाउंस होना है। इस वक्त ये वो मौका होता है जब हुकूमत बजट की तैयारी कर रही होती है, और ऐसे मौके पे सारा फोकस इस वक्त जंगी नुकसान से जो जिस तरह निपटा जा सकता है उस पर है। तो इन हालात में आवाम कैसे बजट की तवक्को करे? उसमें आवाम के लिए, इंडस्ट्री के लिए कोई रिलीफ होगा, या फिर ये जंग के नतीजे में जो नुकसानात हुए हैं ज़ाहिर है वो फिर आवाम को भुगतने पड़ेंगे बजट की सूरत में? जी, हमारी ये इसमें कोई शक नहीं है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बजट में प्रॉब्लम होगा, लेकिन हम चाहते हैं कि वो लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं, जो कि वेल ऑफ हैं, वो ज़्यादा टैक्स दें, डायरेक्ट टैक्स बढ़े, जिससे आवाम पे बोझ नहीं पड़े। हमारा इस वक्त भी कौमी आमदनी का टैक्स जो है, जो रेवेन्यू है, वो 10.5% है। हालांकि हमारे दूसरे तमाम ममालिक जो इसके ममालिक हैं उनमें भी ये 15% तक की है। तो हम अपने रेवेन्यू को यानी डायरेक्ट टैक्स लगा के, जो सरमाया जिनके पास मौजूद है और जो अच्छी अर्निंग्स कर रहे हैं, उनके ऊपर टैक्स लगाया। डायरेक्ट टैक्स हम कोशिश कर रहे हैं इनडायरेक्ट टैक्स कम से कम इम्पोज हो। इससे मैं ये आप दुरुस्त कह रहे हैं कि मैं ये नहीं कहता कि मुश्किलात नहीं है, मुश्किलात हैं, लेकिन बहादुर कौमें, दिलेर कौमें और डेडिकेटेड लोग इन मुश्किलात का हल ही निकालते हैं ना। ये मुश्किलात तो इस वक्त तमाम दुनिया को हो गई हैं, जो ये बहुत अरसे बाद, इतनी जंग तो मुझे नहीं याद, अपने 60 साल के मैं बिजनेस में हूँ, और 73 के बाद उससे भी ये बड़ी जो क्राइसिस वाली जंग हो रही है, जो सुइज की वार थी जिसमें ऑयल क्राइसिस हो गया था। तो ये इसलिए तकालीफ तो तमाम ममालिक पे हैं, और हमारा क्योंकि खित्ते में हमारे एनर्जी हम इंपोर्ट करते हैं, तो आप दुरुस्त कह रहे हैं मुश्किलात है, लेकिन उससे मैं ये महसूस करता हूँ कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान जो स्टेबल कंट्री एमर्ज हुआ है, इससे लोगों की तवज्जो भी पाकिस्तान की तरफ आएगी और इससे अपॉर्चुनिटी भी निकलेगी। और कैसे साहब, ये मुश्किलात चूँकि लोगों के लिए भी बहुत ज़्यादा हैं, तो हुकूमत इन पॉइंट्स पर कुछ गौर कर रही है, कुछ फोकस है कि टैक्स रिलीफ की सूरत में कुछ बोझ आवाम पर से कम कर दिया जाए? ख़ासतौर पर तनख्वाहदार तबका कुछ 40-45% के करीब वो टैक्स देता है। तो ये इस तरह की कुछ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं जो बजट में आवाम के लिए कोई रिलीफ लेकर आ जाए? जी, इस किस्म की बिल्कुल तजावीज़ हैं। इस बार हमारा ये ख्वाहिश भी है और उम्मीद भी है कि ये टैक्स जो सैलरी तबका है जिसका डायरेक्ट टैक्स कटता है, उसका टैक्स का बोझ को ज़रा कम किया जाए। लेकिन हालात के मुताबिक जितना पाकिस्तान अफोर्ड कर सकता है उसके हिसाब से ये बजट कोशिश होगी कि कम से कम बोझ पड़े आम आदमी पर। सही। और एक आखिरी सवाल कैसे साहब, कि अब ये हालात जो पाकिस्तान को नुकसान इस वक्त हो चुका है, जो ये जंग डैमेज कर चुकी है, ये रिकवरी कितने अरसे में हो जाएगी? कब तक पाकिस्तान इस बहरानी कैफियत से बाहर आ जाएगा? ये सारा डिपेंड करता है कि जंग कितनी देर चलती है। अगर जंग फौरी तौर पे बंद हो जाए तो मैं समझता हूँ कि 3-4 महीने में इसको रिकवरी हो जाएगी और इससे हालात फिर नॉर्मलाइज हो जाएंगे। लेकिन सारा डिपेंड करता है कि जंग कितनी दौरानिया क्या होता है जंग का। सही। और अभी ज़ाहिर है जो इसमें पाकिस्तान का इस वक्त रोल है, बहुत कलीदी किरदार पाकिस्तान का हो गया, तो ये इसका फ़ायदा फिर पाकिस्तान को आने वाले दिनों में आप होता हुआ देख रहे हैं, जो रोल पाकिस्तान ने इसमें प्ले किया जंगबंदी में? बिल्कुल फ़ायदा। देखिए, जो हमने सऊदीया से
सऊदी अरेबिया से जो हमने पैक्ट किया है, जो हमारा दफाई पैक्ट है, उससे दोनों मुल्कों को फ़ायदा पहुंचेगा ना। हमने उनको अपना डिफेंस का काफ़ी प्रोटेक्शन हम प्रोवाइड करेंगे और उनकी तरफ से भी काफ़ी इन्वेस्टमेंट और काफ़ी जो है उनका सरमाया भी आएगा और उनकी तरफ से हमें रिलीफ भी मिलेगा, ये हम तवक्को कर रहे हैं। हमारे जो बैरूनी कर्जे हैं वो बहुत बढ़ रहे हैं, तो उसमें कमी वाक़या होने का अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये जब पैक्ट होते हैं और ये पूरे रीजन में, मैंने आपसे कहा ना कि पाकिस्तान का बहुत बड़ा सरमाया दुबई में जा रहा था या यूएई में या दूसरे खलीजी ममालिक में, तो वो तो बिल्कुल बंद हो जाएगा, पाकिस्तान के अंदर रहेगा अपना सरमाया। और ये इससे जो नुकसानात हो रहे थे उसमें काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसर अहमद शेख साहब सरमाकारी हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, एक और आम मौजू पर बात करेंगे। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे। मशरिक़ वस्ता की कशीदगी ने इस वक्त पाकिस्तान की इकॉनमी को बड़ी बुरी तरह से डैमेज किया और बहुत प्रेशर में इस वक्त ये इकॉनमी महसूस हो रही है। वो कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने फौरी तौर पर से निपटने के लिए इक़दाम उठाए, लेकिन अब पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में आप ये कह सकते हैं कि एक वार्निंग भी जारी की है कि ये जो सिलसिला इस वक्त जारी रहा पिछले कुछ दिनों से, तो उसके नतीजे में जो गल्फ़ ममालिक को पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स हैं उसमें $2 अरब की कमी भी वाक़ हो सकती है। और अगर ये होता है तो ज़ाहिर पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स पहले ही बड़ा मुश्किल से 2-4 थी, तो ये एक बहुत बड़ी कमी रहेगी। और फिर साथ साथ पाकिस्तान का इंपोर्ट बिल $4.5 अरब तक बढ़ भी सकता है अगर ऑयल प्राइसेस यहीं इसी लेवल पर बरकरार रहती हैं या उनमें कुछ इजाफा भी होता है। और ज़ाहिर है चूँकि पाकिस्तान की जो एनर्जी इंपोर्ट है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ से 80% से ज़्यादा होकर गुजरती है, तो उसकी बंदिश ने पाकिस्तान की इकॉनमी को, पाकिस्तान के जो इकनॉमिक स्टेट्स हैं उसको बड़ा मुतासर किया है। अब इस सूरत हाल में कैसे आगे की तरफ बेहतरी की राह पर जाया जा सकता है और इस नुकसान को कैसे कम किया जा सकता है, कैसे कवर किया जा सकता है। ये $2 अरब अगर एक्सपोर्ट के हमें गल्फ़ कंट्रीज़ में यहाँ पर कमी होती है तो कुछ ऑल्टरनेटिव मार्केट्स में क्या हम इन नंबर्स को बढ़ा सकते हैं, और अगर साथ साथ रेमिटेंसेज में भी कमी वाक़ होती है तो फिर वो कमी हम कहाँ से पूरी करेंगे, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर शुजात ऑफ रिसर्च हैं पाइट से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये आप ही के इदारे की रिपोर्ट है और पढ़े इसमें आप समझें कि एक खौफनाक किस्म की आगे की तस्वीर दिखाई जा रही है कि अगर गल्फ़ कंट्रीज़ को सिर्फ $2 अरब की हमारी एक्सपोर्ट कम हो जाती है तो हमारा जो ओवरऑल नंबर है, जो टारगेट्स हमने नए सेट किए हुए थे अगले 4 से 5 साल के लिए, वो तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएंगे, हम बहुत पीछे चले जाएंगे। जी अरबाब साहब बहुत शुक्रिया। तो देखिए 4 बड़े चैलेंजेस हैं कि जो हम इसमें फेस कर रहे हैं। नंबर 1 तो अगर आप देखें अगर $5 पर बैरल ऑयल प्राइस बढ़ेगी तो उसका जो इम्पैक्ट हमने कैलकुलेट किया वो $1 बिलियन हमारा ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। इस वक्त अगर $80 पर बैरल पे देखें, इंपोर्ट तकरीबन $1 की बनती है। अगर यहीं 100 पे चला जाएगा तो आप 18 से 22 पे चले जाएंगे। अगर 120 पे जाएगा तो ये 26-27 पे चला जाएगा। तो पोटेंशियली आप देखें कि सिर्फ अगर $20 पर बैरल भी फ़र्क आएगा तो हमारा $4 बिलियन आएगा। तो जो आगे थोड़ी सी सिचुएशन अभी अनसर्टेनिटी है, अगर इमेजिन करें कि ये ऑयल 80 से 140 पे चला जाए तो हमारा जो डेफिसिट है वो तकरीबन $10 बिलियन से भी ऊपर जा सकता है। तो पहला चैलेंज हमें ऑयल इंपोर्ट, और जिसका इम्पैक्ट फिर आपको पता है इंपोर्ट बिल पे आएगा, और उससे हमारा ट्रेड डेफिसिट जो इस वक्त तकरीबन $24 बिलियन है वो डेफिनेटली $10-12 बिलियन का इम्पैक्ट चांसेस हैं कि वो इसके अंदर आएगा। दूसरा इन्फ्लेशन है। आप देखिए ऑयल की प्राइसेस बढ़ी हैं तो हमने इन्फ्लेशन को बड़ी मुश्किल से कंट्रोल किया है। तो जो हमें लग रहा है कि अगर ये वार प्रोलॉन्ग होगी तो जो इन्फ्लेशन इस वक्त 6-7% है ये 12-14% पे जाएगा, और उसके अपने इकोनॉमिक रिपरकशंस है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में लोगों की परचेजिंग पावर बड़ी सीरियसली डिस्टर्ब हुई है और ऑलरेडी मिडिल क्लास ने पिछले 2-3 साल में हाईली सफ़र किया है जब हमारी इन्फ्लेशन हाई थी। ये दूसरा बड़ा शॉक है। तीसरा हमारी, जिस तरह आपने बताया है कि मिडल ईस्ट
एक्सपोर्ट भी जाती हैं, तकरीबन $2 बिलियन हैं, जो कि हमारी टोटल एक्सपोर्ट का 12-14% है। और दूसरा, बहुत सी जो यूरोप को एक्सपोर्ट जाती हैं वो रेड सी से जाती हैं। अगर ये वार प्रोलॉन्ग होगी और यमन भी इस वार में इन्वॉल्व होगा तो डेफिनेटली हमारी जो एक्सपोर्ट जो बाकी कंट्रीज़ को जा रही हैं वो भी डिस्टर्ब होंगी। जो चौथी चीज़ सबसे बड़ी है वो हमारी रेमिटेंसेस हैं। जो हमारी देखिए, हमारे मुल्क को जो चीज़ बचा रही है वो रेमिटेंसेस है। $40 बिलियन में 54% जो रेमिटेंसेस आ रही हैं वो हमारी मिडल ईस्ट से आ रही हैं। और दिसंबर में जो हमारा $3.2 बिलियन आया जनवरी में, उसमें 80% रेमिटेंसेस हमारी मिडल ईस्ट से आई हैं। और मिडल ईस्ट हमारा 6 मिलियन डायस्पोरा बैठा हुआ है, 6 मिलियन पाकिस्तानी वर्कर्स इस वक्त मिडल ईस्ट में हैं। ये रेमिटेंसेस और ये अगर वर्कर्स डिस्टर्ब होंगे, ये हमारी लोकल मार्केट को बड़ा सीरियसली डिस्टर्ब करेगा। तो शायद हमारे पे बहुत से इकोनॉमिक इम्पैक्ट है। इवन प्राइवेट सेक्टर की ग्रोथ देखें, हम इस साल एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हमारी ग्रोथ रिकवरी की तरफ जाएगी, तो चांसेस हैं कि ये ग्रोथ हमारी स्लो डाउन होगी। तो शुजात साहब, ये अगर हमारी रेमिटेंसेस ज़ाहिर है मुतासर होती हैं तो फिर हमें अपने एक्सपोर्ट को बढ़ाने की ज़रूरत होगी, और एक्सपोर्ट हमें बढ़ाना है तो इंडस्ट्री को हमें रिलीफ देना पड़ेगा। तो उसका फिस्कल स्पेस कैसे हम क्रिएट करेंगे? अभी रिसेंट पास में जब हमने इंडस्ट्री को रिलीफ दिया तो अपने डोमेस्टिक कंज्यूमर्स के लिए हमने फ़िक्स चार्जेस लगाए बिजली पर, हर एक के बिल में कोई 900 रुपये का इजाफा हुआ, और उसके बाद हम इंडस्ट्री को थोड़ा सा रिलीफ देने में कामयाब रहे थे। तो ये अब दोबारा से कोई फिस्कल स्पेस हमें क्रिएट करना पड़ेगा इसको कवर करने के लिए? अरबाब साहब, शॉर्ट टर्म में बहुत मुश्किल है। आप देखें कि पहले 7 से 8 माह में हमारी एक्सपोर्ट इस साल कम हुई है। जुलाई से जनवरी तक हमारी तकरीबन 7 to 8% एक्सपोर्ट कम हुई है, डिस्पाइट के इकोनॉमी थोड़ा सा रिकवरी पे है। तो देखिए, गवर्नमेंट के सामने 2 चैलेंजेस हैं। एक तो एक तरफ ये है कि अगर हमने एक्सपोर्ट को कहीं और कंपनसेट करना है तो हमें इंडस्ट्री को रिलीफ देना होगा। लेकिन आप देखें, जो हमने पेट्रोल प्राइसेस बढ़ाई हैं उससे डेफिनेटली हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो पहले ही बढ़ गई है। तो इस वक्त हमारे लिए जो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट ज़्यादा फोकस करेगी वो इंडस्ट्री को रिलीफ देने की बजाय वो चाहेंगे कि जी के जो हम अपने टैक्सेस के जो टारगेट हैं उसको हम किसी तरीके से कंप्रोमाइज़ ना होने दें। क्योंकि देखें, हमारे पास 2 डेफिसिट है, एक गवर्नमेंट का डेफिसिट है जो कि हमारा फिस्कल डेफिसिट है, और दूसरा हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो शायद गवर्नमेंट राशनिंग की तरफ इसीलिए जा रही है कि हम किसी तरीके से ऑयल जो इंपोर्ट बिल है उस पर कंप्रोमाइज़ करें, ताकि जो हमारा ऑयल जो नॉर्मल हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं उससे हम नीचे रहें, और अल्टीमेटली हमारा जो इंपोर्ट बिल है वो कम हो। जिस तरह आप देखें, पहले भी हमने पिछले 2-3 साल इंपोर्ट के ऊपर सर्टन कर्टेल मेजर्स लिए, और उसके थ्रू हमने करंट अकाउंट को प्राइमरी सरप्लस में लेके गए, जो कि मोस्टली रेमिटेंसेस ने इम्पैक्ट किया है। अब अगर रेमिटेंसेस भी डिस्टर्ब होंगी तो ये हमारे लिए चैलेंजेस होगा। तो मेरे ख्याल से शॉर्ट टर्म में हम कहें कि हमारी एक्सपोर्ट बढ़े, ये बहुत मुश्किल है। शायद हम शॉर्ट टर्म में वो ऑस्टेरिटी मेजर्स लेंगे कि जिससे हम अपने फिस्कल डेफिसिट को गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स के थ्रू रिकवर करें। मे बी जो हमारे डेवलपमेंट बजट्स हैं हम उनके अंदर कट लगाएं। और आपको पता है, हम IMF प्रोग्राम के अंदर भी हैं जहाँ पे हमारी सर्टन कमिटमेंट है कि हम सर्टन इंडस्ट्री को सब्सिडीज नहीं दे सकते। तो शॉर्ट टर्म में ये हमारे लिए बड़ा चैलेंजिंग है इस वक्त कि हम इकोनॉमी को रिकवरी पे लेके जाएं। शायद ग्रोथ कंप्रोमाइज़ होगी, कुछ एक्सपोर्ट कंप्रोमाइज़ होंगी, इंपोर्ट भी कंप्रोमाइज़ होगी, नेट हमारी ग्रोथ कंप्रोमाइज़ होगी, बाकी चीज़ें गवर्नमेंट मैनेज कर लेगी। हाँ, इन्फ्लेशन अगर आएगी तो डेफिनेटली पब्लिक उसको सफ़र करेगी। और शुजात साहब, ये हमारी गवर्नमेंट इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर भी देख रही है क्या? ये एक बहुत छोटी सी विंडो है कि जी ईरान के साथ हम अगर सैंक्शंस हट जाती हैं तो ट्रेड करने के काबिल हो जाएंगे, वहाँ से हम ऑयल इंपोर्ट कर सकते हैं, उधर हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं। कोई सिग्निफिकेंट फिगर होगा इसमें? कोई चेंज आता हुआ नज़र आएगा शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म में, या फिर मुश्किल ज़ाहिर है ये बहुत बड़ी है और अगर ये अपॉर्चुनिटी बनती भी है तो ये एक बहुत छोटी सी अपॉर्चुनिटी होगी? देखिए, जो मे बी हमारी जो एनर्जी सप्लाई है उस पे ऑयल पे तो इम्पैक्ट शायद ना आए। मे बी हमारे पास ईरान से भी आपको पता है बहुत सा ऑयल बार्टर ट्रेड के थ्रू बलूचिस्तान के थ्रू इंपोर्ट होता है। उसके अलावा अभी तक पाकिस्तान को स्टेट ऑफ हरमज से भी कोई तरह वो सीरियस ब्लॉकेज नहीं हुई है, और मे बी सऊदी अरेबिया आपको रेड सी की तरफ से भी सप्लाई दे दे। लेकिन जो चैलेंज है वो एनर्जी प्राइसेस है, जो पहली चीज़ है। जहाँ तक आप अपॉर्चुनिटी की बात ले रहे हैं तो देखिए, शायद हमारे लिए चले कुछ
डिमांड एक्सपोर्ट की जो फूड आइटम्स हैं उसकी में भी इंक्रीज हो, लेकिन शायद वो बहुत बड़ी नहीं होगी। अगर आप पहले भी देखें तो हम मिडल ईस्ट को जस्ट एक $2 बिलियन की एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो $2 बिलियन से अगर हम इवन $3 बिलियन पे भी चले जाएं, और जहां पे अगर हमें ऑयल की मद में 5 बिलियन डॉलर का लॉस हो जाए या हमारी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, तो वो शायद हम उस अपॉर्चुनिटी को मैनेज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यानी इसका मतलब जो डैमेज ये जंग हमें अब तक पहुंचा चुकी है या आने वाले दिनों में जो इसके इफ़ेक्ट्स होंगे उससे हम बहुत जल्दी रिकवर नहीं करने वाले। शायद शॉर्ट टर्म में ये पॉसिबल ना हो, इसके लिए हमें बड़ा एक लॉन्ग टर्म कोई प्लान बनाना पड़ेगा। जी बिल्कुल जी, आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं कि अगर ये जंग प्रोलॉन्ग होगी, जिस तरह यूक्रेन रशिया की वार को अगर आप देखें तो अब वो सालों पे चली गई है। अगर ये वार 2-3-4 महीने भी जाएगी तो एक तो 2-3-4 महीने का बड़ा सीरियस इम्पैक्ट आएगा, हमें शायद अपना पूरा लाइफ पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, और उसके फिर आफ्टर शॉक्स भी हम पे आएंगे। तो पाकिस्तान जैसे जो इकोनॉमीज़ हैं जो कि ऑयल डिपेंडेंट है, बल्कि हमारी तरह के और जो श्रीलंकन हैं, बांग्लादेश को देखें, इंडिया को देखें कि जहाँ पे बहुत से आप के कहीं पे LNG के क्राइसिस आ रहे हैं, कहीं पे LPG के क्राइसिस आ रहे हैं, कहीं पे ऑयल के बहुत सीरियस इम्पैक्ट आ रहे हैं, तो शायद हमें उसके मुताबिक अपना लाइफ पैटर्न बड़ा सीरियसली चेंज करना पड़ेगा। तो शुजात साहब, एक आखिरी सवाल कि फिर ये फिस्कल इंडिकेटर्स को हम कैसे मैनेज कर सकेंगे, ये इन्फ्लेशन रेट को हम कैसे कंट्रोल में रखेंगे, इंटरेस्ट रेट को हम कैसे अंडर कंट्रोल रख सकेंगे, चूँकि ये वो सारे फैक्टर्स हैं जो कुछ अरसे पहले हमने बहुत बेहतर तरीके से कंट्रोल किए हुए थे और ऐसा लग रहा था कि स्टेबिलिटी से अब ग्रोथ का सफ़र शुरू होने वाला है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये पिछले 1 महीने में सब कुछ चेंज हो गया। देखिए, जो पाकिस्तान की एक अच्छी चीज़ है कि शायद हमें फूड सिक्योरिटी के वो प्रॉब्लम्स नहीं आएंगे जो बहुत से कंट्रीज़ में आएंगे, क्योंकि आप देखें हम मोस्टली एग्रीकल्चर को खुद ग्रो करते हैं। तो पाकिस्तान में जो ओवरऑल फूड प्राइसेस हैं वो अभी तक नहीं बढ़ी। मे बी ऑयल की जो प्राइसेस बढ़ी हैं एनर्जी की कॉस्ट की वजह से उसके ऊपर इम्पैक्ट आ सकता है, लेकिन ओवरऑल फूड पाकिस्तान में एक कंट्रोलेबल है। तो जो मुझे लगता है कि हाँ, अगर हमारे पास अगर हम इंपोर्ट बिल को किसी तरीके से कर्टेल कर लेते हैं एलसीज के थ्रू या सर्टन टैरिफ बैरियर्स के थ्रू, या ऑयल की कंजम्पशन को हम रिड्यूस कर सकते हैं, तो देखिए जो असल इम्पैक्ट आ सकता है वो एक्सचेंज रेट है कि अगर हम अपने एक्सचेंज रेट को $280 के साथ मेंटेन रख लेंगे तो ये चांसेस हैं कि फिर हम वो जो एक्सचेंज रेट की इन्फ्लेशन है, क्योंकि देखिए जितना एक्सचेंज रेट बढ़ेगा आपकी जो इंपोर्ट कमोडिटीज़ है उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी। तो अगर हम वो इंपोर्ट फैक्टर को बाकी कमोडिटीज़ को कंट्रोल कर लें तो मे बी इन्फ्लेशन को हम किसी हद तक कर्टेल कर लें। तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट की इस वक्त डिज़ायर होगी कि हम ट्रेड डेफिसिट को किसी तरीके से जो इंपोर्ट की क्वांटिटी है, चाहे वो ऑयल की क्वांटिटी है या बाकी कमोडिटीज़ की क्वांटिटी है, उसको हम किसी तरीके से कर्टेल करें ताकि हम ट्रेड डेफिसिट को मैनेजेबल कर सकें। जो वर्कर्स की रेमिटेंसेस हैं मे बी देखिए हो सकता है कि वर्कर्स की रेमिटेंसेस शॉर्ट टर्म में तो इतना इम्पैक्ट ना आए, क्योंकि आप देखें जब 9/11 हुआ था तो 9/11 के बाद बड़ी एब्रप्ट रेमिटेंसेस बढ़ी थी। तो एक अपॉर्चुनिटी ये भी हो सकता है कि बहुत से पाकिस्तानीज़ ने दुबई के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर जो अपनी इन्वेस्टमेंट है वो इन्वेस्टमेंट अगर वहाँ से निकलती है तो आपका कैपिटल रिटर्न हो सकता है। लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर मिडल ईस्ट की मार्केट जहाँ पे हर साल हम 7 से 8 लाख पाकिस्तानी वर्कर्स को भेज रहे हैं, अगर ये मिडल ईस्ट के अंदर कॉन्फ्लिक्ट परसिस्ट करता है, सस्टेन होता है, तो शायद हम एक बहुत बड़ी मार्केट लूज़ करेंगे। फिर लॉन्ग टर्म में हमारी रेमिटेंसेस डिस्टर्ब होंगी, क्योंकि पाकिस्तानी मोस्टली जो वर्कर्स है वो मिडल ईस्ट में कंसंट्रेटेड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर शुजात रिसर्च पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स हमारे साथ मौजूद थे। गुफ्तगू आपने सुनी। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।